नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास इकोनॉमी के लेसन नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग की। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेट करना एक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है। जैसे हमारे देश की इकोनॉमी है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी रीच हम तक और हमारी रीच जो है उन तक पहुंचती है, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन को आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारी मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें हम, तो कैसे हुई, क्यों हुई, फैक्टर्स कौन से हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, इम्पैक्ट क्या रहा, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री की। तो कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलती ना। रॉ मटेरियल कहीं होगा, अच्छी मार्केट कहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर जो हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है अलग अलग जगह पर क्या करती है, या अलग अलग कंट्रीज़ में अपने ऑफिस बनाती है, ठीक है। मान लो रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया में अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और अच्छी मार्केट जो है वो चाइना में है, मान लिया, सिर्फ मानने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंडिया में कंपनी जो है क्या करेगी, इंडिया में एक अपना रॉ मटेरियल के लिए एक ऑफिस बनाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान लो अमेरिका अच्छी जगह है, तो रॉ मटेरियल अमेरिका जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, अब यहाँ से चाइना की जो अच्छी मार्केट है वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कंपनीज़ क्यों ऐसा करती हैं, ऑफिस अलग अलग जगह पर क्यों बनाती हैं, ताकि उनको कम इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट हो। समझ आई बात। अब देखो, एक कंपनी जो है जो एक से ज़्यादा नेशन में होती है उसको MNC बोलते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। समझ आई बात। तो इसमें ऐसा होता है कि प्रोडक्शन जो है वो एक से ज़्यादा नेशंस में कंपनीज करती हैं, उन्हीं को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। आगे देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ये प्रोडक्शन करती हैं और उसके बाद ट्रेड करती हैं। तो आगे क्या होता है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। कैसे इंटरलिंक करती हैं, तो ये मैंने वैसे क्लियर कर दिया आपको कि MNC किसी कंट्री में प्रोडक्शन से पहले क्या देखती है, कुछ एक चीज़ें काउंट करती है, जैसे लेबर अवेलेबल है या नहीं, कॉस्ट कितनी रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारे फैक्टर MNCs देखती हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करती हैं। अब जो MNC है, मतलब मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो MNC है। कैसे, वो दूसरे देश में जाके ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब वो जहाँ पर इन्वेस्ट करेगी उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, या कोई बाहर की कंपनी इंडिया में करेगी तो उसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। समझ आई बात। अब देखो MNCs जो हैं वर्क कैसे करती हैं। अब देखो, कोई कंपनी जो है, मान लो अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आती है, तो वो क्या करेगी, अब सारी चीज़ें तो उसने पहले से सेटअप तो होगा नहीं कि एक बार आई, आज आई और कल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो क्या करती हैं, वो पहले यहाँ की जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनके साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि ये छोटी कंपनीज़ को बाय कर लेती हैं, ख़रीद लेती हैं उनको, और उसके बाद उनको एक्सपेंड कर देती हैं उनके वर्क को, उनकी प्रोडक्शन को। समझ आई बात। या फिर वो ऐसा करती हैं कि अपना एक ऑफिस खोल देंगी और लोकल जो प्रोड्यूसर्स होंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर जो होंगे, उनको क्या करेंगी, उनको बोलेंगी कि आप हमारे लिए प्रोड्यूस करो। समझ आई बात। और उसके बाद वो अपना टैग, मान लो प्यूमा कंपनी जो है वो आती है इंडिया में, और यहाँ पर जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बोलेगी कि हमारे लिए प्रोड्यूस करो, और उसके बाद ये अपना प्यूमा का टैग जो है उसको लगाएगी और फिर उस प्रोडक्ट को बेचेगी। तो इस तरह से MNCs जो हैं वो काम करती हैं। आगे हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड्स की। तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, इसका मतलब है
कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, मान लो ये इंडिया की मार्केट, इसको डोमेस्टिक मार्केट बोलेंगे ना, यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको इंडिया से बाहर कोई मार्केट या कोई अपॉर्चुनिटी देंगे इनको बिजनेस करने की, ठीक है, इसी को फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। और इस तरह से इंटीग्रेशन होता है डोमेस्टिक मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट के साथ। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस ये हैं कि कंज्यूमर को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और सस्ते भी मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे एप्पल मोबाइल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल फ़ोन जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ इंडिया में तो नहीं बन रही, लेकिन इंडिया तक ये पहुंच रही है, तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को ये चीज़ मिल रही है, मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल जाते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा होता है, कंज्यूमर को तो हो गया ही है, इसको क्या होता है, एक एक्सपेंडेड मार्केट मिल जाती है, ठीक है, और सस्ता ट्रेड होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है इनको। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है, और दूसरी चीज़ पैसा बाहर चला जाता है। नुकसान कैसे होता है, अब देखो एप्पल का अच्छा मोबाइल है ना, अब इसको जब इंडिया में बेचा जा रहा है, यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो इसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे हमारा माइक्रोमैक्स मोबाइल बना रहे हैं या कोई और इंडियन प्रोडक्ट है उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो ये मोबाइल बिकेगा नहीं, ये बिकेगा एप्पल, ठीक है, तो इससे इन प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा। दूसरा, इंडिया का पैसा बाहर जाएगा, ठीक है, जब खरीदेंगे उसको, बाहर की कंपनी है तो पैसा कहाँ लेके जाएगी, अपने घर लेके जाएगी ना, तो इस तरह से पैसा जो है बाहर चला जाता है। आगे बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको काउंट करते हैं। देखो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये होता है जैसे कोई कंपनी, बाहर की कंपनी जो है वो यहाँ पर इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है, जैसे इसने इन्वेस्ट किया उसके बाद शुरू होगा फॉरेन ट्रेड, ठीक है, और उसके बाद ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज़। समझ आई बात, इन चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करेगी, उसके बाद क्या होगा, फॉरेन ट्रेड, दूसरे देशों में भी अपना सामान भेजेगी, और इस तरह से क्या होगा, एक मार्केट जो है, मतलब एक कंट्री की मार्केट वर्ल्ड मार्केट के साथ जुड़ जाएगी। समझ आई बात, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, यही ग्लोबलाइजेशन है, मतलब एक डोमेस्टिक मार्केट का वर्ल्ड मार्केट के साथ मिल जाना या लिंक हो जाना। आगे हम बात करें, MNCs एक्ट्स एज एन एजेंट इन ग्लोबलाइजेशन, तो MNCs जो है एक एजेंट की तरह काम करती हैं ग्लोबलाइजेशन में। आगे बात करें हम, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, गुड्स सर्विसेज की मूवमेंट होती है, और साथ में, मतलब ये तो होती ही है, गुड्स और सर्विसेज जिनको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो होता ही है, साथ में पीपल का भी मूवमेंट होता है। अच्छी जॉब मिलेगी कहीं तो वहाँ पे जाएंगे, समझ आई बात, तो ये भी होता है। आगे हम बात करें फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। देखो टेक्नोलॉजी, इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में फ़ायदा मिलता है, हेल्प मिलती है। कैसे, अब देखो पहले क्या था, बसेज नहीं थी ना, या मालगाड़ियाँ नहीं थी, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब तो हमारे पास हेलीकॉप्टर भी हैं, हम हेलीकॉप्टर से भी क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचा सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। अब देखो क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुई तो एक दूसरे देश की मार्केट के साथ हमारे कनेक्शन बने, और हमें वहाँ पर क्या नीड्स हैं उनका पता चला, तो इस तरह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ने मदद की, ठीक है। आगे बात करें हम, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका क्या मतलब है, कोई कंट्री जो है, जैसे मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, चाइना बायकॉट बोल रहे हैं ना, तो बायकॉट कैसे होगा, देखो एक लोकल जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, अब कोई बड़ी कंपनी क्या करेगी, वो इंडिया में आएगी, बाहर की कंपनी कोई, वो यहाँ पर सस्ता माल बेचने लग पड़ेगी, तो क्या होगा, यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ उनका जो माल है वो बिकेगा नहीं, तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है,
जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, मतलब बड़े बड़े टैक्स लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका माल जो है वो महंगा हो जाएगा और वो बेच नहीं पाएगी। समझाई बात, ये होता है। तो अगर हमने फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हो तो ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं इनको हटाना होता है, ठीक है, ताकि कोई कंपनी जो है ईजिली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाए, अच्छा प्रॉफिट मिले उसको और यहाँ पर वो काम कर पाए। समझाई बात। तो ये जो जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमें ट्रेड बैरियर नहीं लगाने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड जो है वो होने लगता है, हेल्प करता है इसको डेवलप होने में। तो मैंने ट्रेड बैरियर के बारे में मैंने अब आपको बता दिया। गवर्नमेंट बाहर से आने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा देती है और जितना भी इंपोर्ट होता है सारे के ऊपर लगा देती है, ठीक है। अगर हम बात करें 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगाया था, 1991 में हटा दिया था, ठीक है। अब 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको हटाकर इंडियन इकॉनमी का ग्लोबलाइजेशन किया, ठीक है। लिबरलाइज किया इंडियन इकॉनमी को, ठीक है, इसको ग्लोबल बनाया, ठीक है, इंटीग्रेट किया इसको वर्ल्ड इकॉनमी के साथ। अब लिबरलाइजेशन करने का कारण ये था कि इकॉनमी की हालत उस टाइम ठीक नहीं थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसके अलावा WTO ने भी प्रेशर डाला कि आप इन बैरियर्स को हटाओ, तब हम आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, तब हम आपको लोन देंगे। समझाई बात। अब देखो वर्ल्ड WTO है क्या, ये एक इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की लिबरलाइजेशन के ऊपर ये काम करती है और ट्रेड बैरियर्स को हटाने की कोशिश करती है ताकि जो इकोनॉमीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाए। क्लियर। आगे देखो WTO जो है डेवलप्ड कंट्री का इनिशिएटिव था, मतलब ये जब बना था तो इसको बनाया किसने था, जो डेवलप्ड कंट्री थी। और आज के टाइम में इसमें लगभग 165 देश हैं और ये ट्रेड रूल्स बनाती है, ठीक है। WTO की काफ़ी आलोचना होती है कि ये जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स को रिटेन किया है इसके द्वारा, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को बाध्य किया है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाए। अब आगे हम बात करें तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप। देखो क्या होता है, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अब मान लो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका और इंडिया की बात करते हैं। अमेरिका में क्या है, किसान जो है मतलब बहुत कम है, 1% से भी कम लोग जो हैं वो खेती के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए होता है, इनको कच्चा माल चाहिए होता है। इंडिया में हमें पता है 49% के आसपास जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करती है पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कच्चा माल जो है आसानी से मिल सकता है। अब इन डेवलप्ड कंट्री ने क्या किया, अपनी कच्चे माल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेड बैरियर्स यहाँ से हटाए। यहीं से क्या करेंगे, इंडिया से सामान लेके जाएंगे और अपने देश में सामान बनाकर फिर यहाँ पर ही बेच देंगे। समझ आई बात। अब देखो ये जो अमेरिका है, इनकी बिल्कुल छोटी सी पॉपुलेशन जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसान को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ देते हैं, जिसकी वजह से इनका किसान जो है वो क्या करता है, इस फसल को कम रेट के ऊपर भी बेच सकता है। लेकिन इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो इतने किसानों को इंडिया जो है अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता है, लोन नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ट्रेड बैरियर्स को जब हटा दिया जाता है तो यहाँ के जो किसान हैं वो भी सफ़र करते हैं। समझाई बात, क्योंकि यहाँ की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। अब देखो इम्पैक्ट की बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहा, पहले एडवांटेजेस की बात करें तो देखो कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर होता है इससे। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में जो कंपटीशन बढ़ा तो कंज्यूमर को ग्रेट चॉइस मिल गई, बहुत से प्रोडक्ट मिल गए उनको और वो अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोडक्ट चूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज़ होंगी तो क्वालिटी, जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। समझ आई बात। और प्राइसेस भी कंपटीशन में कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंज्यूमर को मिलती हैं, ये पहले कंज्यूमर की एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है। जब अलग अलग तरह की चॉइस मिलती है, चीप प्राइसेस मिलते हैं तो उनका स्टैंडर्ड जो है लिविंग का वो बढ़ जाता है। अब बात करें हम कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ।
तो जो लोकल कंपनीज थी वो प्रॉस्पर्ड हुई, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। इसके साथ साथ लोकल कंपनीज में टेक्नोलॉजी, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे बाहर की कोई एमएनसी आई तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसको यहाँ की जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे या कंपनीज थी उनके साथ उन्होंने शेयर किया, ठीक है। इसके बाद कैपिटल भी आया, ठीक है, मशीन्स भी आई, पैसा भी आया, ये सारी चीज़ें। और इंडिया की कंपनीज जो हैं वो भी एमएनसी बन गई इसकी वजह से, ठीक है। पहले यहाँ की लोकल मार्केट में ही काम करते थे वो, बाद में ग्लोबलाइज हो गए। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को एडवांटेजेस मिला, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं, बाहर की कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज़ ला सकती है, समझ आई बात। अब दूसरी चीज़, एमएनसीज क्या करती हैं, कॉस्ट को अपनी जो लागत होती है इनकी उसको मैक्सिमम तक कम करने की कोशिश करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ के लोग जो हैं इन एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कम बेजिस के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये कंपनीज जो हैं प्रॉफिट बढ़ाती हैं, इसकी वजह से लेबरर्स को सफ़र करना पड़ सकता है, वर्कर्स को सफ़र करना पड़ता है। अब वर्कर्स को ओवरबर्डन भी कर दिया जाता है। जब क्या होगा, कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वो बोलेगी कि आप 8 नहीं, आपको 12 घंटे काम करने पड़ेगा, अदरवाइज़ जॉब छोड़ दो। तो इस तरह से शोषण होता है, उनको ओवरबर्डन कर दिया जाता है और वर्कर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं। आगे बात करें हम, स्ट्रगल क्या है फॉरेन ग्लोबलाइजेशन के लिए, किस तरह से स्ट्रगल रहा। तो देखो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लेबर लॉज को क्या करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रॉपरली। और गवर्नमेंट को कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाकर जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। WTO के साथ जो है फेयर रूल के लिए नेगोशिएशन करना चाहिए कि हाँ, ये जो हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं हमारा शोषण कर सकती हैं, तो इस तरह से नेगोशिएशन करना चाहिए WTO के ऊपर, ताकि वो फेयर रूल बनाए। उसके बाद बात करें हम, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक साथ होकर WTO की में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मिसिंग रह गई पीछे, वो यहाँ पर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे अच्छी ट्रांसपोर्ट हो गई, अच्छा रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो गया, लेबर ईज़िली अवेलेबल हो गई। तो ये था चैप्टर 4 में सारा हमने डिस्कस किया। मैं आपको बता दूँ कि हम जो हैं अगस्त तक जितना भी सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।